हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर में मैं चिराग कंसल आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आकाश गंगा क्या होती है। अब आकाश गंगा मतलब होता है दोस्तों गैलेक्सी। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, इसको समझने में तो कई वैज्ञानिकों साइंटिस्टों की उम्र निकल गई। पर बिल्कुल दोस्तों, इसका एक बेसिक वर्जन हमें समझना है ताकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में हम इसको अच्छे से सही कर सके। अब इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे समझाइए कि आप जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले आप क्या समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल, आप पैदा होने के बाद अपने आसपास के लोगों को समझना शुरू करते हैं। फिर जब आप और बड़े होते हैं तो आप क्या समझते हैं, आप अपने शहर को समझते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो देश को समझते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो दुनिया के अलग अलग देशों को समझने लग जाते हैं। अब इंसान आज की तारीख में इतना विकसित हो चुका है कि अब वो पूरी दुनिया को समझने में लगा हुआ है और ब्रह्मांड में इधर उधर सब जगह हाथ पैर मार रहा है। तो उसी में उसे समझ में आया कि इस ब्रह्मांड में एक बड़ी सी चीज़ क्या होती है दोस्तों, आकाश गंगा, गैलेक्सी। और इसी आकाश गंगा गैलेक्सी में क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा जो है सौर मंडल है। अगर आप देखिए डायग्राम में तो ये देखिए आपको नजर आएगा, ये हमारा सूरज है और यहीं पर हमारा सौर मंडल भी है। अब लेकिन समझेगा दोस्तों, अगर हम पहले बात करें तो लोग ये सोचते थे कि सिर्फ सोलर सिस्टम, सौर मंडल जो है वही क्या है, हमारी दुनिया है। पर आज वर्तमान में हमें पता है कि हमारी दुनिया सौर मंडल तो छोड़िए, हमारी आकाश गंगा से भी बहुत बड़ी है। इस पूरे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं। और अगर हम अपनी आकाश गंगा की बात करें तो हमारी आकाश गंगा कुछ इस तरीके के आकार की है, जिसमें अगर मैं आकार की बात करूं तो इसमें क्या है, 3 स्पाइरल भुजाएं हैं जो कि क्या है, घूर्णनशील भुजाएं कहलाती हैं। यानी कि ये जो है 3 स्पाइरल आर्म्स जो हैं लगातार क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। और कहाँ चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये दुनिया उल्टी है, ये ब्रह्मांड भी उल्टा है। घड़ी से विपरीत में जो है पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। मतलब कि ये ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान ले, तो समझेगा दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए सूरज जो है, सूरज स्थिर है कि चल रहा है। तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, सूरज स्थिर नहीं है, सूरज भी लगातार क्या हो रहा है, चल रहा है। और सूरज की रफ्तार सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये रफ्तार है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। ढांजी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड कहा है मैंने। इस रफ्तार से हमारा सूरज जो है चल रहा है। और ये सूरज जो है ये भी क्या करता है, ब्रह्मांड का जो केंद्र है उसके क्या करता है, चक्कर लगाता है। और इसे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो पूरे 25 करोड़ वर्ष जो है लग जाते हैं। और कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कॉस्मिक ईयर। तो दोस्तों यही कॉस्मिक ईयर होता है कि सूरज जिसमें क्या करता है, पूरे ब्रह्मांड का एक सिंगल चक्कर जो है लगाता है। तो याद कर लीजिए, कॉस्मिक वर्ष बराबर 25 करोड़ ईयर। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। अब लेकिन आपका एक सवाल होगा, सर ये गैलेक्सी ब्रह्मांड बनता कैसे है। तो बड़ी आसान सी बात है दोस्तों, जो हमारा ब्रह्मांड है असल में वो धूल के कणों से बना हुआ है। आप कहोगे सर धूल के कणों से, बिल्कुल दोस्तों, ये जो पृथ्वी है ये भी किससे बनी है, ये भी धूल के कणों से बनी है। मुझे लगता है आप सबने बचपन में पढ़ा होगा कि सूरज जो है उसके पास से मलबे के टुकड़े गुजरे, तो सूरज ने उन्हें क्या कर लिया, पकड़ लिया। जब सूरज ने उन्हें पकड़ लिया तो वो क्या होने लग गए, सूरज के आगे पीछे चक्कर काटने लग गए। और जब सूरज के आगे पीछे वो चक्कर काट रहे थे तो उसी समय क्या हुआ, जो क्या कहते हैं मलबा था उसमें और मलबा टकराता गया, और मलबे के टकराने से लगातार वो मलबा बढ़ता चला गया और हमारा पृथ्वी जैसा बड़ा ग्रह जो है हमारे सामने आ गया। तो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र से लग रहा है उसी के कारण क्या हो रहा है, जिस तरह से पृथ्वी बनी है वैसे ही ब्रह्मांड भी बना है। ये ब्रह्मांड जो है धूल से बना है और धूल के अंदर क्या बने हैं, अनगिनत तारे बने हैं। और ये अनगिनत तारे जो हैं कहाँ बनते हैं, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। ये अनगिनत तारे जो हैं निहारिका में बनते हैं। ब्रह्मांड की जो घूर्णनशील भुजाएं हैं उसके सबसे जो बाहरी हिस्से हैं वहां पर बनते हैं। ये देखिए, ये मैं मार्क कर रहा हूं। और इसी को क्या कहा जाता है, तारों की जन्मस्थली, जहां पर बर्थ होता है किसका, स्टार्स का। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, पर आपका एक सवाल होगा कि
कि सर पूरी पृथ्वी जो है, पूरा हमारा जो सौरमंडल है, उसके केंद्र में तो हमारा सूरज है, तो ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? तो दोस्तों ब्रह्मांड के केंद्र में ब्लैक होल है, जिसको हिंदी में कृष्ण वीवर कहा जाता है। और यही क्या कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को केंद्र में क्या रखा हुआ है, जोड़े रखा हुआ है। हर चीज जो होती है वो ब्लैक होल में जाकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी तरह से जो तारे हैं वो कहाँ बनते हैं, ये निहारिका में बनते हैं, जहाँ तारों का जन्म होता है। और जन्म होने के बाद ये तारे कहाँ जाते हैं, मेरा हाथ देखिए, आप समझ जाएंगे। जन्म होने के बाद ये तारे चलते हैं, चलने के बाद ये तारे जो हैं क्या कहलाते हैं, भ्रूण तारा कहलाते हैं। और भ्रूण तारा कहलाने के बाद ये तारे अंदर की तरफ जाते हैं। भाई सीधी बात है, कृष्ण वीवर ब्लैक होल क्या कर रहा है, अंदर खींच रहा है, अंदर की तरफ ये जाते हैं, तब इनको क्या कहा जाता है, जवान तारा। अब आप कहोगे सर ये जवान तारा, तो दोस्तों हम शुरू में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होने के बाद हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद हम बूढ़े होते हैं। तो उसी तरह से तारे भी पहले छोटे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। सर हमारी तो जवानी में जोश होता है, बुढ़ापे में क्या कहते हैं, सुस्ती होती है, तारों में क्या होता है? तो समझेगा दोस्तों बड़ी आसान सी भाषा में, तारों के अंदर क्या होता है, अपनी खुद की लाइट होती है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है। ये रोशनी प्रकाश किससे बनता है, नाभिकीय संलयन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो तारों में भी यही होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं धूल के, कहाँ पर, निहारिका में, तो वो मिलकर क्या करते हैं, तारे को बना लेते हैं। फिर वो बनाने के बाद उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। और जैसे ही हीलियम आता है तो हीलियम हम जानते हैं क्या करता है, प्रकाश देता है। और जो प्रकाश देता है तो उससे कौन बनते हैं, युवा तारे बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सूरज, ये सूरज भी एक समय कहाँ था, ये बाहर था निहारिका में, और वहाँ से अंदर चल के कहाँ पहुँचा है, ये वहाँ से अंदर चल के ये पहुँच गया कहाँ पर, ये यहाँ पर, जिस यहाँ पर यानी कहाँ पर, तो यहाँ पर यानी कि मिल्की वे में। पर इसी से मुझे याद आया, मुझे एक जवाब दीजिए, हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आप में से कई लोग कहेंगे सर मिल्की वे दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा का नाम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये गलत है। असल में हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। अब आप कहोगे सर हमने तो यही पढ़ा है अपनी बचपन की बुक्स में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, असल में जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो खड़े होकर कई जगहों पे ऐसा होता है कि जब हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें एक सीधी तारों की क्या होती है, श्रृंखला दिखती है। उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, दूधिया रास्ता, जो मिल्की वे कहलाता है। तो असल में मिल्की वे तो क्या है, वो हिस्सा है जिसमें हमारी सूरज और हमारे दूसरे ग्रह जो हैं वो हैं। पर असल में हमारी पूरी गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी है। तो अगर मंदाकिनी ऑप्शन में दिया हो तो मिल्की वे जवाब नहीं होगा, मंदाकिनी होगा। मैं समझता हूं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़िए दोस्तों, इसके बाद कुछ सवाल एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारी गैलेक्सी के सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी कितनी दूरी पर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश की रफ्तार यानी लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से जब हम चलेंगे कितने साल, 2.2 मिलियन साल, तब जाकर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंच पाएंगे। वैसे वर्तमान में लगता तो नहीं है पहुंच पाएंगे, पर ठीक है, टेलीस्कोप से हम समझ लिए कि हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सूरज के अगर हम बात करें तो मुझे बताइए सूरज क्या है? सूरज क्या है? बिल्कुल, सूरज एक तारा है। तो अब सूरज तारा है तो तारों के आसपास भी क्या होंगे, तारे होंगे बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मांड में अनेकों क्या है, तारों मंडल है, कॉन्स्टिलेशन है। तो हमारे सूरज के सबसे पास में भी क्या है, एक तारा है। उसका नाम क्या है दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में लगातार पूछती है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके जस्ट पीछे जो तारा है वो है सीरियस, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है और सूरज से लगभग 20 गुना बड़ा है। अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सीरियस के अलावा और जो तारे से सवाल आता है वो है ध्रुव तारा। अब आप कहोगे सर ध्रुव तारा, हाँ वही जो नॉर्थ में है,
पर हमें आज तक समझ नहीं आया कि लोग कहते हैं कंपास में भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ध्रुव तारे की तरफ देखिए, ध्रुव तारा कंपास की तरह काम करता है। तो समझिएगा दोस्तों, बड़ी आसान सी बात है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, ये देखिए, ये अर्थ है और ये हमारा सन है। अब इसमें अगर हम बात करें ध्रुव तारे की खास बात ये है कि वो अर्थ के एग्जैक्ट क्या है, वो अर्थ के एग्जैक्ट ऊपर है, नॉर्थ में है। अब मुझे बताइए, अर्थ के एग्जैक्ट ऊपर, और वो भी मिलियंस क्या कहते हैं प्रकाश ईयर की दूरी पर, क्या भाई अगर वो ऊपर है तो इतना ऊपर होने पर ऐसा नहीं लगेगा कि वो एग्जैक्ट क्या है, पृथ्वी के ऊपर ही है? बिल्कुल हाँ, ऐसा ही लगेगा। अब मुझे बताइए, आप पृथ्वी पे कहीं भी खड़े हो जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, ऊपर खड़े हो जाओ, हर स्थिति में आपको ये तारा कहाँ नजर आएगा? इमेजिन करके देखिए, आपको ये तारा नॉर्थ में, उत्तर में ही नजर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका मैग्नेटिक कंपास है वो काम नहीं कर रहा है तो ध्रुव तारे को देखिए, क्योंकि वो हमेशा कहाँ दिखाई देता है? उत्तर में ही दिखाई देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जो पोल्स की तरफ इशारा करे, ध्रुव तारा, यानी कि पोल स्टार या फिर पोलैरिस। मैं समझता हूं आपको ये सब बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर सर, अभी भी हमारी गैलेक्सी कैसी है ये सटीक तौर पे हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझिए, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। समझने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने सूरज की जो पूरी जर्नी है, उसका जो रास्ता है, उसको समझना है। तो सबसे पहले सूरज का जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? निहारिका में, नेबुला में। जन्म होने के बाद उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे ही शुरू हुआ, वो क्या बन गया? जवान तारा, यंग स्टार बन गया। अब जवानी आ गई, बकायदा प्रकाश छोड़ने लग गया। अब जवान स्टार बनने के बाद एक समय क्या होगा? बूढ़ा होना शुरू होगा। जब बूढ़ा होना शुरू होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? रेड जाइंट कहा जाएगा, लाल दानव, रक्त दानव जो है कहा जाएगा। अब ये जो दानव व्यक्ति है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें अगर मैं बात करूं तो जो सूरज है उसके जो अंदर का हिस्सा है, उसका पूरा हीलियम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जो बाहर का हिस्सा है, इसका हीलियम क्या हो जाता है? बकायदा बनने लग जाता है। तो ये क्या होता है भाई, समझने की कोशिश करना। अंदर का हीलियम मतलब छोटा सा हिस्सा, और बाहर का हीलियम बड़ा सा हिस्सा। मुझे बताइए किसका एरिया, सरफेस एरिया, क्षेत्रफल ज्यादा होगा? निश्चित तौर पे ये बाहर के हिस्से का। तो मुझे बताइए, हीलियम ज्यादा बनेगा, कम बनेगी? बिल्कुल हीलियम ज्यादा बनेगी। और ऐसे में ये क्या होगा? गुस्से में फूल के लाल हो जाएगा। और जब फूल के लाल हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। तो उसी तरह दोस्तों ये तारा भी क्या होगा? फूल के लाल होके फट जाएगा। और फटने के बाद क्या होगा? ये जब आगे जाके फटेगा तो ये बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा। अब ये बुढ़ापे की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो उस समय दोस्तों क्या होगा? ये तारा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई एग्जामों में पूछा जाता है चंद्रशेखर लिमिट क्या है, और अधिकतर स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो चंद्रशेखर लिमिट को जरा समझिए। अगर किसी तारे का वजन जो सूरज है उसके 1.4 टाइम से कम है, सूरज के 1.4 गुना से कम है, तो वो क्या बनेगा? वो श्वेत वामन यानी कि वाइट ड्वार्फ बनेगा। अगर 1.4 गुना से ज्यादा है तो वो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। सर, ये श्वेत वामन, वाइट ड्वार्फ क्या है? तो समझेगा दोस्तों, जब वो फूल के कुप्पा हो जाता है, जैसा मैंने कहा, तो उसका ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है? निकल जाता है। ऊपर का हिस्सा जब निकल जाता है तो उससे कहते हैं बचा हुआ अवशेष, यानी कि नेबुला, यानी कि ग्रह, प्लैनेटरी नेबुला। ठीक है। अब जो अंदर का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? वाइट डॉर्फ कहते हैं, यानी कि श्वेत वामन कहते हैं। और यही वाइट डॉर्फ आगे जाके और बूढ़ा होता है और क्या बन जाता है? ब्लैक डॉर्फ बन जाता है, काला वामन, जिसके अंदर से पूरी रोशनी क्या हो गई? खत्म हो गई। और ये चलकर एक ना एक दिन किसके अंदर चला जाता है? ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। पहले से ही काला था, अंदर जाके और काला हो जाता है। और दूसरा आप देखिए, मैंने क्या बोला? न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा? जब क्या होगा? सूरज के 1.4 गुना से ज्यादा वजन होगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर वजन जो है सूरज के 3 गुना से ज्यादा हुआ, सूरज के 3 गुना से ज्यादा हुआ, तो माना जाता है कि उस स्थिति में तो एक नया ब्लैक होल, एक नया कृष्ण वीवर ही बन जाएगा।
इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कभी पैदा नहीं हुआ, ये तो हमेशा से अस्तित्व में है। ब्रह्मांड खत्म होते जा रहे हैं, नए ब्रह्मांड बनते जा रहे हैं। पर अब ये बातें सटीक है कि नहीं, ये तो हमें आने वाली सदियों में ही पता पड़ेगा। पर मैं समझता हूँ दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी है और हमारा जो ब्रह्मांड है उसके बारे में आपकी एक समझ जो है काफ़ी अच्छे तौर पे बन गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय।